दोस्तों पार्ट 1 में आपने देखा कि थाईलैंड में एक स्कूल के कुछ बच्चे अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए थाम लुआंग केव में जाते हैं, जिसमें वो बच्चे अपने फुटबॉल कोच को भी शामिल कर लेते हैं। वो सभी 12 बच्चे और एक कोच अपना साइकिल, बैग, जूते और कुछ सामान बाहर छोड़कर केव के अंदर चले जाते हैं। ये केव करीब 10 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बहुत तंग रास्ते और पेचीदा सुरंगें और गहरी खाइयां हैं। एडवेंचर करते करते वो केव के करीब 4 किलोमीटर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन तभी मौसम खराब होता है और तेज बारिश के साथ बाढ़ आने लगती है, जिससे केव के अंदर भी पानी भर जाता है। वो 12 बच्चे और एक कोच उसी केव के अंदर फंस जाते हैं और उनको निकालने के लिए रेस्क्यू मिशन शुरू होता है और उनको रेस्क्यू करते करते पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन बच्चों का कोई नामो निशान नहीं मिलता। रोज की तरह 2 ब्रिटिश डाइवर्स जॉन और रिक सबसे आगे डाइव कर रहे थे। दोनों डाइवर्स पटाया बीच से डाइव करते हुए आगे बढ़े और वहां से करीब 400 मीटर दूर आ पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्हें कुछ इंसानी गंध महसूस होने लगी। उन्होंने अपने मास्क उतारकर जैसे ही टॉर्च जलाई, सामने कुछ ऊंचाई पर उन्हें वो दिखाई दिया जिसकी उम्मीद 10 दिनों से पूरी दुनिया कर रही थी। वहां वो बच्चे मौजूद थे जो 10 दिनों तक इस बंद अंधेरी फ्लडेड केव में सरवाइव कर गए थे। ये खबर जब केव के बाहर रेस्क्यू टीम तक पहुंची तो सभी ने राहत की सांस ली। बच्चों के परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो पहले दिन से ही केव के बाहर अपने बच्चों की उम्मीद लगाए बैठे थे। आखिर उनकी दुआएं काम आ गईं। मीडिया के थ्रू बच्चों की सलामती की खबर जब दुनिया तक पहुंची तो पूरी दुनिया में खुशी की एक लहर फैल गई। जहां बच्चों के बचने की खुशी थी, तो वहीं सबको ये भी ताज्जुब हो रहा था कि 10 दिन तक 13 बच्चे बिना खाने और पानी के बंद, अंधेरी और बाढ़ से भरी केव में आखिर कैसे सरवाइव कर गए। दरअसल उन बच्चों के इतने दिन तक सरवाइव करने में सबसे बड़ा योगदान उनके असिस्टेंट कोच एकापोल का था। एकापोल फुटबॉल असिस्टेंट कोच बनने से पहले करीब 1 दशक तक बुद्धिस्ट मॉन्क रहा था। उसने अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए बच्चों को रोज मेडिटेशन करवाया ताकि बच्चे इस मुश्किल सिचुएशन में खुद को संभाल सकें। उसने बच्चों को कोई मोमेंट ना करने और शांत रहने के लिए मोटिवेट किया ताकि वो केव की दरारों से आ रही थोड़ी बहुत हवा का सही इस्तेमाल कर अपनी एनर्जी बचा सकें। उनके पास भूख मिटाने के लिए खाना तो नहीं था, लेकिन केव की छत से टपकता बारिश का बूंद बूंद पानी उनकी प्यास बुझाने का जरिया बना। उन्होंने 10 दिनों तक इसी पानी को पीकर गुजारा किया। इस मुश्किल घड़ी में 25 साल के एकापोल ने लीडर का परिचय देते हुए सभी बच्चों को न केवल सुरक्षित रखा, बल्कि उनके वापस लौटने के हौसले को भी बनाए रखा था। बच्चों के मिलने के बाद उनके पास रेस्क्यू टीम ने खाना, पानी, कंबल, ऑक्सीजन और मेडिकल हेल्प के साथ हर जरूरी चीज पहुंचाई। उनके जिंदा बचने की पूरी दुनिया को खुशी थी। जो 10,000 वॉलंटियर्स, 2,000 के करीब सोल्जर्स और 100 से ज्यादा डाइवर्स केव के अंदर और बाहर दिन रात एक कर रहे थे, उनकी मेहनत को एक उम्मीद मिल गई थी। लेकिन रेस्क्यू टीम के हिसाब से बच्चों का मिलना इस मिशन का सबसे इजीएस्ट पार्ट था। उनके सामने अब सबसे बड़ा टास्क ये था कि आखिर बच्चों को केव के करीब 4 किलोमीटर अंदर से कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसको लेकर एक्सपर्ट्स ने प्लान बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहला प्लान बना कि बच्चों को खाना और पानी के साथ अगले 6 महीने तक केव में ही रहने दिया जाए, जब तक कि मॉनसून खत्म नहीं हो जाता। ये सोचा गया कि इस तरह से जब बारिशें खत्म हो जाएंगी तो केव से पानी भी सूख जाएगा और बच्चों को आसानी से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जब डाइवर्स ने केव के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को मेजर किया तो वो केवल 15% था, जबकि किसी भी इंसान के जिंदा रहने के लिए एटमॉस्फेयर में नॉर्मली 21% ऑक्सीजन जरूरी होता है। 15% के ऑक्सीजन लेवल में वो 1 महीने भी सरवाइव नहीं कर सकते थे। इसके अलावा 6 महीने तक एक बंद गुफा में सुरक्षित बचे रहना बच्चों के लिए प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था, और अगर बाई चांस वो फिजिकली बच भी जाते तो भी उन्हें मेंटली बहुत नुकसान पहुंचता। इसलिए इस प्लान को तुरंत ही कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद दूसरा प्लान केव में एक टनल को ड्रिल करने का बनता है, जिस तरह 2010 में चिलियन माइनर्स को रेस्क्यू किया गया था। लेकिन यहाँ की सिचुएशन के हिसाब से ये प्लान बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस था। एक्सपर्ट्स की 10 से 11 दिनों की रिसर्च में एक भी ऐसा ऑल्टरनेटिव रूट नहीं मिला था जहाँ ड्रिल करके टनल बनाई जा सके और उसके थ्रू बच्चों को बाहर निकाला जा सके। इसलिए इस प्लान को भी ड्रॉप कर दिया गया। ये इंसिडेंट वर्ल्ड फेमस हो चुका था, इसलिए सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही थी। रेस्क्यू के लिए बहुत से लोग बहुत से तरीके बता रहे थे। इस दौरान एक सजेशन टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक इलॉन मस्क की तरफ से भी आया।
उनकी तरफ से बच्चों के साइज की सबमरीन्स बनाने का आइडिया बताया गया, जिसमें रखकर बच्चों को बाहर निकाला जाता। लेकिन एक्सपर्ट डाइवर्स के हिसाब से ये ऑप्शन थाम लोअन केव की सिचुएशन के लिए नॉन प्रैक्टिकल था, इसलिए इस आइडिया को भी रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में रेस्क्यू टीम के सामने अब केवल आखिरी प्लान था कि बच्चों को डाइव कराकर बाहर लाया जाए, लेकिन उनमें से किसी को भी डाइविंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसके अलावा ये कोई नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं थे। बच्चों ने इतने दिन किसी तरह गुजार तो जरूर लिए थे, लेकिन उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं बची थी कि उन्हें वहां पर तैरना सिखाया जाता और वो बाहर आ जाते। इस बाढ़ से भरी गुफा में इतनी दूर तक डाइव करने में थाई नेवी डाइवर्स को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार कई दिनों तक पंप से करीब 120 मिलियन लीटर पानी निकालने के बाद भी केव के काफी हिस्से में खचाखच पानी भरा हुआ था। केव के अंदर इतने पेचीदा मोड़ थे कि कुछ जगह पर कोई हिस्सा 50 फीट गहरा था, जबकि कुछ पॉइंट्स पर निकलने के लिए केवल 2 फीट की चौड़ाई थी। इस डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां बच्चों को निकालने के लिए एक परफेक्ट रेस्क्यू प्लान खोजा जा रहा था, तो वहीं हर दिन सैकड़ों नेवी डाइवर्स द्वारा उन तक खाना, पानी और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा था। ऐसे ही 6 जुलाई के दिन एक फॉर्मर नेवी सील डाइवर जिनका नाम था समन कुनन, वो डेली रूटीन की तरह ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर करने जा रहे थे कि उसी दौरान वो ऑक्सीजन की कमी से बेहोश हो गए। उनके पास से गुजरते डाइवर ने उन्हें पानी से निकालकर कॉन्शियस करने की काफी कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। इस मौत ने रेस्क्यू मिशन के खतरे को सभी के सामने साफ साफ उजागर कर दिया था। समन एक फिट और हेल्दी एक्सपीरियंस्ड डाइवर थे जो कई मौकों पर डाइविंग में थाईलैंड को रिप्रेजेंट कर चुके थे। उनकी मौत के बाद सभी के सामने अब ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि जब एक एक्सपर्ट डाइवर इस चुनौती भरे सफर में अपनी जान खो सकता है, तो छोटे छोटे बच्चे उस फ्लडेड केव को कैसे पार कर सकेंगे, जिन्होंने इससे पहले कभी डाइव तक नहीं किया था। इसके बाद सभी ऑप्शंस को साइड कर ब्रिटिश डाइवर्स की टीम ने एक आखिरी रेस्क्यू प्लान थाई अथॉरिटीज के सामने रखा। इस प्लान के मुताबिक बच्चों को डाइव कर ही बाहर लाने का फैसला लिया गया, लेकिन ये भी तय किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्हें बेहोश रखा जाएगा। बेहोश रखने का इसलिए सोचा गया क्योंकि फ्लडेड केव में कई घंटों तक अंडर वाटर डाइव करने के दौरान बच्चे पैनिक कर सकते थे। उनके अनस्टेबल होने से न केवल उनकी जान जा सकती थी, बल्कि उनके साथ के रेस्क्यू डाइवर्स की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती थी। समन कुनन की डेथ के बाद सबको क्लियर हो चुका था कि ये रेस्क्यू कितना डेंजरस हो सकता है, इसलिए खतरे को भांपते हुए इस प्लान को मंजूरी मिल गई और तय हुआ कि बच्चों को पूरे सफर के दौरान अनकॉन्शियस रखा जाएगा। उनके चेहरे पर फुल सील्ड ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाएगा, उनके हाथों को बांध दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के लिए खास सूट्स बनाए गए जिसमें उनकी पीठ पर हैंडल लगे ताकि डाइवर्स उन्हें किसी डफल बैग की तरह बाहर ला सकें। इस तरह एक रेस्क्यू प्लान बनकर तैयार हुआ जो पूरी तरह एक्सपेरिमेंटल था। ये मिशन सफल भी होगा या नहीं, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। इस ट्रिकी मिशन के लिए एक ऐसे इंसान की भी जरूरत थी जो एक्सपर्ट केव डाइवर के साथ साथ एक डॉक्टर भी हो। पूरी दुनिया में ऐसे लोग इतने कम हैं कि उनकी गिनती उंगलियों पर की जा सकती है। इस रेस्क्यू के लिए ऐसे ही एक ऑस्ट्रेलियन केव डाइवर एक्सपर्ट और डॉक्टर रिचर्ड हैरिसन से कांटेक्ट किया गया। हैरिस को ये रेस्क्यू प्लान बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। उनके हिसाब से इस तरह बच्चों के बचने की पॉसिबिलिटी 0 के बराबर थी। इस प्लान के खतरों के बारे में रेस्क्यू टीम भी जानती थी, लेकिन उनके पास इसके अलावा ना तो कोई और प्लान था और ना ही ज्यादा वक्त बचा था। अब तक बच्चों को केव में फंसे हुए पूरे 15 दिन गुजर चुके थे। ऐसे में वेदर फोरकास्ट ने सभी की चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से 10 जुलाई के बाद थाईलैंड के इस एरिया में भारी बारिश पड़ने वाली थी। लोकल लोगों ने भी ये कंफर्म किया कि 10 जुलाई के अराउंड यहाँ हर साल भारी बारिश होती है और केव पूरी तरह से फ्लडेड हो जाती है। इन सभी बातों से रेस्क्यू टीम पर बच्चों को निकालने के लिए भारी प्रेशर पड़ने लगा। सभी को साफ नजर आ रहा था कि अगर उन्हें 3 दिनों के अंदर नहीं निकाला गया तो वो कई महीनों के लिए अंदर फंसे रह सकते हैं। इसलिए सभी पहलुओं पर नजर डालते हुए 8 जुलाई को रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया, जो वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस और डेयरिंग रेस्क्यू मिशन होने वाला था। डॉक्टर रिचर्ड हैरिस भी इस मिशन से जुड़ गए और केव के अंदर जाकर वो सभी बच्चों की एज, वेट और बॉडी कैपेबिलिटी के हिसाब से बेहोशी के इंजेक्शन तैयार करने लगे। प्लान के हिसाब से एक दिन में केवल 4 बच्चों को ही निकालना था। हर एक बच्चे के साथ एक एक्सपर्ट केव डाइवर को रखा गया। इनमें सबसे अहम भूमिका जॉन वॉलेंथन, रिक स्टैंथन, जैसन मेलिनसन और क्रिस जेवल नाम के 4 ब्रिटिश डाइवर्स की थी। बच्चों के बेहोश रहने की वजह से उनकी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी डाइवर्स के ऊपर ही थी। पूरे सफर के दौरान उन्हें न केवल बच्चों को संभालना था
बल्कि एक गाइड रोप को भी फॉलो करके रहना था। केव के अंधेरे और मटमैले पानी में विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो थी, इसीलिए सारा रास्ता इस रस्सी को पकड़कर तय करना था। उनके हाथ से रस्सी छूटने पर वो रास्ता भटक सकते थे और बाहर निकलने के बजाय केव में ही कहीं गुम हो सकते थे। इसके अलावा उन्हें ये भी ध्यान रखना था कि बच्चे बीच रास्ते में ही होश में आकर कहीं पैनिक न करने लगें, इसलिए उन्हें फिर से बेहोशी का इंजेक्शन देना पड़ सकता था। जहां इस मुश्किल सफर में हर एक बच्चे के लिए मोस्ट एक्सपीरियंस्ड डाइवर मौजूद थे, तो वहीं बीच बीच के पॉइंट्स पर मदद के लिए अन्य एक्सपर्ट और सपोर्ट टीम को भी तैनात कर दिया गया। इस पूरी जर्नी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहले पार्ट में डाइवर्स का काम बच्चों को चैम्बर 3 तक लाने का था, जो कि कई दिनों से उनका बेस बना हुआ था। इसके बाद चैम्बर 3 में बच्चों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें सपोर्ट टीम द्वारा केव से बाहर लाना था। इस तरह बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ 8 जुलाई के दिन पहला रेस्क्यू शुरू हुआ, जिसमें प्लान के तहत 4 बच्चों को बेहोश करके 4 डाइवर्स नियमित दूरी बनाकर आगे बढ़ने लगे। पूरी दुनिया इससे जुड़ी हर एक खबर को दिल थाम कर देख रही थी। केव के अंदर और बाहर दोनों तरफ स्ट्रेस हाई लेवल पर था। बहुत सावधानी से गाइड रोप को पकड़कर अपने साथ के बच्चों को संभालते हुए आगे बढ़ रहा था। कुछ जगह पर स्पेस इतना कम था कि वहां से एक बार में केवल एक ही इंसान निकल सकता था। ऐसे नैरो स्पेस में डाइवर्स को बहुत ही सतर्क रहकर खुद को और बच्चों को अलग अलग रहकर निकालना होता। इस दौरान उन्हें अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को भी खोलना पड़ जाता। लगातार कई घंटों तक अंडर वाटर डाइव और बहुत सी मुश्किलों के सामना करते हुए एक एक करके चारों डाइवर 4 बच्चों के साथ चैम्बर 3 तक पहुंच गए। यहाँ से मिशन का सेकंड फेज शुरू हुआ, जिसमें चारों बच्चों का मेडिकल चेकअप करके उन्हें सपोर्ट टीम ने स्ट्रेचर पर लेटाया और केव के बाहर ले आए। जब एक एक करके चारों बच्चों को बाहर लाया गया तो केव के बाहर हजारों की तादाद में मौजूद लोगों की उम्मीदें जागने लगी। वहां मौजूद बच्चों के माँ बाप की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन किसी को भी वहां बच्चों को देखने नहीं दिया गया। प्लान के हिसाब से केव के बाहर लाने के बाद उन्हें लेकर एक टीम फौरन हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गई, ताकि उन्हें बेटर कंडीशन में रखा जा सके। अगले दिन 9 जुलाई को सेम प्रोसीजर फिर से दोहराया गया। 4 बच्चों को पहले चैम्बर 3 तक लाया गया और फिर वहां से उन्हें केव के बाहर लाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस तरह 8 बच्चे सुरक्षित बचाए जा चुके थे, लेकिन अभी भी 4 बच्चों और उनके असिस्टेंट कोच को रेस्क्यू करना बाकी था। 10 जुलाई आ चुकी थी और अब इस वक्त सबसे बड़ा डर मौसम का था, जो किसी भी पल करवट बदलकर बरस सकता था। इससे पहले कि बारिश आकर इस रेस्क्यू पर पानी फेर दे, 10 जुलाई के दिन ही 5 बच्चों को निकालने का फैसला किया गया। डॉक्टर रिचार्ड हैरिस ने 4 बच्चों और उनके असिस्टेंट कोच को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिसके बाद डाइवर्स एक एक को लेकर आगे बढ़ने लगे। 4 डाइवर्स उनमें से 4 को लेकर आगे बढ़ चुके थे, लेकिन अभी भी एक आखिरी बच्चा रह गया था, जिसको लेकर एक आखिरी परेशानी खड़ी हो गई। ये बच्चा इतना छोटा था कि उसके चेहरे पर मास्क तक फिट नहीं आ रहा था। इस बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी डाइवर जैसन मेलिनसन की थी, इसलिए उन्होंने उसके मास्क को कसकर बांधने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उसे फिट नहीं आ सका। इसके बाद उन्होंने उसे दूसरी तरह का मास्क पहनाया, जो उसे फिट तो आ गया, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी कि ये मास्क साइड से आसानी से हट सकता था। वक्त की कमी और कोई दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से जैसन मेलिनसन ने इसी मास्क के साथ बच्चे को लेकर अंधेरे पानी में डाइव करते हुए आगे बढ़ना शुरू कर दिया। कई घंटों के अंडर वाटर डाइव करने के बाद एक एक करके डाइवर्स ने बच्चों के साथ चैम्बर 3 तक पहुंचना शुरू कर दिया। वहां से 4 बच्चों और उनके असिस्टेंट कोच को केव के बाहर लाया गया और फिर तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस तरह इंसिडेंट के 18 दिनों के बाद सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जो रेस्क्यू कभी इम्पॉसिबल लग रहा था, वो आखिरकार पॉसिबल साबित हो चुका था। पूरी दुनिया में इसका जश्न मनाया जा रहा था। सभी को ऐसा लग रहा था जैसा उनका कोई अपना मौत के मुंह से वापस आया है। वहीं हॉस्पिटल में बच्चों को कुछ दिन तक रखा गया। अंधेरे में रहने की वजह से उनकी आंखों में थोड़ी परेशानी जरूर थी, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई थी। उनकी सलामती के पीछे दुनिया भर की करोड़ों दुआएं, हजारों लोगों की दिन रात की मेहनत, सैकड़ों डाइवर्स का अटूट साहस और एक फॉर्मर नेवी डाइवर समन कुनन की कुर्बानी थी। बाद में उनका स्माइल करता हुआ एक स्टैचू थाम लोअंग केव के एंट्रेंस पर बनवा दिया गया। ये स्टैचू वहां आने वाले लोगों को न केवल उनके बलिदान की याद दिलाता है, बल्कि कोई भी फिर से उन बच्चों की तरह उस गुफा में अपनी जान को जोखिम में न डाले, इसका भी संदेश देता है।